So yes, talking about reconciliation of cost and financial accounts, reconciliation of cost and financial accounts वाला ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब ये दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम रिकन्सिलेशन जो है वो क्यों बना रहे हैं। देखो एक बात जो है वो आप क्लैरिटी से समझो, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो ना, वो उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, दोनों ही जो है वो अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड दोनों ही अलग अलग टेक्निक्स के हिसाब से प्रिपेयर करी जाती हैं। तो दोनों के अंदर जो प्रॉफिट है ना वो अलग अलग आता है, एंड इन दोनों प्रॉफिट को जो है वो क्या करना पड़ता है, इन दोनों प्रॉफिट को जो है वो रिकनसाइल जो है वो करना, एंड जो है वो ये आइडेंटिफाई करना रीजन ऑफ डिफरेंस, इसके लिए रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। सो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाला है, हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो सीखेंगे। सो आई होप आप जो है वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम सीखने जा रहे हैं कि रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो वहाँ पर हम जो है वो क्या पढ़ते थे, BRS जो है वो पढ़ते थे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ते थे, जहाँ पर हम जो है वो कैश बुक और पासबुक को जो है वो क्या करते थे, रिकन्साइल वगैरह करते थे। सिमिलरली मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे को किन दोनों चीज़ों को रिकन्साइल करना है, जो भी हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उसको हमारे को रिकन्साइल जो है वो करना है, हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जो है वो क्या करना है, रिकन्साइल करना है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड से हमारे को कॉस्ट रिकॉर्ड्स को क्या करना है, रिकन्साइल करना है रिकन्सिलेशन में, इस चैप्टर में। अब एक बात समझो, हम इन दोनों चीज़ों का क्या कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। हम इन दोनों चीज़ों का रिकन्सिलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों चीज़ों में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस होगा तभी जाकर तो हम जो है वो रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। अगर डिफरेंस होता ही नहीं तो कोई रिकन्सिलेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको रिकन्साइल करेंगे। देखो अगर मैं बात करूँ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की तो हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की मैं बात करूँ तो हम जो है वो कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं। एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मैं बात करूँ तो हम जो है वो क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पर जो कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं उससे क्या निकाल लेते हैं, हम प्रॉफिट निकालते हैं। एंड ऐसे ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फाइनल फिगर से क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। अब आपको एक बात यहाँ पर समझ के चलनी पड़ेगी, चाहे चाहे हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करें या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, दोनों के जो है वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो अलग हैं। दोनों के मेथड्स भी जो हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों के अंदर जो भी प्रॉफिट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट के अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंस जो है वो आ जाता है, क्योंकि टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, मेथड जो है वो क्या है, सेम है या अलग है। द आंसर इज़ अलग अलग है। सो अगर मैं बात करूँ ना तो इसीलिए जो है वो क्या बनाना बहुत ज़रूरी है, रिकन्सिलेशन जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। इसी रीज़न की वजह से जो है वो रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। किसके लिए रिकन्सिलेशन बनाया जा रहा है, मैनेजमेंट के लिए जो है वो रिकन्सिलेशन बनाया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में किस किस रीजन की वजह से जो है वो क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, किस किस रीज़न की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस जो है वो आ तो रहा है इन दोनों में, हमें भी पता है, तो बट किस किस रीज़न की वजह से जो है वो डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, ये हमारे को मैनेजमेंट को बताना है। यहाँ पर ना आपको एक बात जो है वो दिमाग में रखनी है, हम यहाँ पर ये जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे कि कॉस्ट रिकॉर्ड सही है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है सही है। दोनों ही अपने आप अपनी अपनी जगह पर दोनों ही जो है वो सही है। बट हम यहाँ पर जो क्या डिस्कस करने के लिए जो है वो हमें में क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर हमारे को यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारा वन एंड ओनली रीज़न क्या होता है, वन एंड ओनली रीज़न होता है कि हमारे को जो है वो ये ढूंढना है कि रीज़न्स क्या हैं डिफरेंस के, रीज़न ऑफ डिफरेंस है तो वो क्या है, रीज़न ऑफ डिफरेंस, रीज़न ऑफ डिफरेंस क्या है, किस वजह से जो है वो डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर। अब एक बात समझो, हम यहाँ पर जो है वो 3 केसेस पढ़ेंगे, और उन 3 केसेस के बेसिस पर जो है वो क्या होगा, उन 3 केसेस के बेसिस पर जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं केस नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं। केस नंबर 1 जो है वो हम पढ़ते हैं। केस नंबर 1 के अंदर अगर केस नंबर 1 के अंदर अगर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने प्रोवाइड क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है आइटम्स, क्वेश्चन ने आइटम्स प्रोवाइड कर दिए एंड अमाउंट जो है वो बता दिया है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच
ड्यू टू विच देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, ड्यू टू विच देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स। जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट्स के अंदर। अब सिंस यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन ने सब कुछ बताया हुआ होगा, तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ क्या करनी है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर हम क्या करनी है, हमारे को प्रिपेयर करनी है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि सारे के सारे आइटम्स एंड अमाउंट तो दे ही रखा है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो बस आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बना दो। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो हमारे को बनानी है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है इस केस के अंदर, केस नंबर 1 के अंदर। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। केस नंबर 1 के अंदर हमारे को ओनली रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं करना है। अब मैं दूसरे केस की बात करूं तो दूसरा केस आ जाता है जहां पर क्वेश्चन हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देगा, एंड हमारे को जो है वो डिफरेंस जो भी उसकी वजह से आ रहा है वो हमारे को खुद फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमारे को क्या देगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा, एंड जिन आइटम की वजह से जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो हमारे को खुद फाइंड आउट करनी है। तो केस नंबर 2 क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो हमारे को क्या प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन जो है वो हमारे को प्रोवाइड कर देगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आइटम्स क्रिएटिंग द डिफरेंस आर टू बी आइडेंटिफाइड। जो है आइटम डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे को खुद आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे, वो हमारे को क्या करने पड़ेंगे, खुद आइडेंटिफाइड करनी है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। 2 चीज़ें जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। वो 2 चीज़ें क्या हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। एक तो आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि आपको प्रॉफिट का अमाउंट पता चल जाए। दूसरा आपको जो है वो क्या बनानी है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो क्या करनी है, प्रिपेयर जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ओनली जो है वो हम क्या बना रहे थे, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर हमारे को कॉस्ट शीट भी बनानी है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनानी है। अब एक बात समझो, तीसरा केस क्या आ जाता है, तीसरे केस के अंदर वो हमारे को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं देगा। तो इस केस के अंदर वो जो है वो थर्ड केस के अंदर क्वेश्चन हमारे को क्या देगा, डिटेल्स देगा वो हमारे को कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स की। तो उस केस के अंदर हमारे को फाइनेंशियल अकाउंट्स भी खुद बनाने हैं एंड कॉस्ट अकाउंट्स भी खुद बनाकर, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी खुद बनाकर जो है वो प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है। अब फाइनेंशियल अकाउंट से जो है वो मतलब कहने का क्या मतलब है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट शीट बना के जो है वो प्रॉफिट निकालना है, एंड देन फाइनली रिकन्सिलेशन करेंगे। तो मतलब जहाँ पर जो क्वेश्चन है, जहाँ पर क्वेश्चन हमारे को प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन हमारे को प्रोवाइड करता है फुल डिटेल जो है वो देगा। फुल डिटेल जो है वो किसकी देगा, अबाउट कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। एंड हमारे को क्या प्रिपेयर करना है, हमें जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी 3 चीज़ें, समझ के चलो। हम जो है वो बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम बनाएंगे। हम जो है वो क्या बनाएंगे, देन कॉस्ट शीट बनाएंगे और उससे प्रॉफिट निकालेंगे, एंड देन फाइनली बस क्या कर देंगे, रिकन्सिलेशन जो है वो, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर देंगे और रिकन्साइल जो है वो कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो तीनों जो है वो हमने केस जो है वो अच्छे से डील आउट कर ली है। अब ये जो 3 केसेस हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो जो चीज़ पूछी जाती है ना वो होती है केस नंबर 1 की। तो आपको केस नंबर 1 जो है वो क्या करना है, सबसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो यही जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बस ये बात ध्यान में रखनी है आपको। सो इसके बाद हम जो है वो चलते हैं किसके ऊपर चलते हैं, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के जो है वो डिस्कशन पर चलते हैं। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अब जैसे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, रिकन्साइल जो है वो कर रहे हैं। तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लेंगे एज पर 1 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड हम जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, उसके अंदर जो है वो एडजस्टमेंट्स करके सारी के सारी जो भी रीजन ऑफ डिफरेंस है उसके हिसाब से जो है वो करके हम जो है वो आ जाएंगे प्रॉफिट, जो भी अदर सेट ऑफ बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट है वहाँ पर जो है वो हम आ जाएंगे। देखो बात आप एक बात समझो, इसके अंदर
जो रिकंसिलेशन जो है वो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर आपको एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है। देखो जो भी प्रॉफिट है, अगर हम जो है वो मान लो हम जो है वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लें और उसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स कर देंगे, उसके अंदर हम प्लस माइनस कर दें एडजस्टमेंट, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ऐसे करके जो है वो हम जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड के प्रॉफिट से हम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट तक चलें। या तो ये हमारा केस हो सकता है, या तो आप ये जो है वो मतलब ये वाला केस जो है वो फॉलो कर सकते हो, या तो आप एक ऑल्टरनेट मेथड जो है वो फॉलो कर सकते हो कि आप जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट से चलो, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट से चलो, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट से आप चल रहे हो एंड उसमें आप प्लस माइनस कर दो एडजस्टमेंट्स वगैरह को, और आप जो है वो आ जाओ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। इन दोनों ही मेथड जो है वो सही हैं। और बट जनरली मैं बात बताऊँ ना, तो जनरली जो है वो क्या फॉलो करा जाता है, जनरली जो है वो ये फॉलो करा जाता है कि कॉस्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट लेना एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट तक पहुंचाना, उसके अंदर प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट्स को। देखो आंसर दोनों से ही सेम आएगा, सबको सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ये भी करोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये करोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि हम जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला केस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो हम प्रिपेयर करना चालू करते हैं और समझेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं, प्रॉफिट जो है वो ले लेते हैं एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से, प्रॉफिट जो है वो ले लेते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से हमने क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट जो है वो ले रहे हैं। ले लिया हमने प्रॉफिट जो है वो हमने एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग ले लिया है। अब आपको एक बात जो है समझ के चलनी है, इसके अंदर हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो है वो हम उसके अंदर एडजस्टमेंट जो है वो करेंगे। जब भी आप जो है वो रिकंसिलेशन बना रहे हो और अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से चालू कर रहे हो, तो आपको अपने माइंड में एक क्लैरिटी जो है वो रखनी है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। आपको जो है वो पहुँचना है प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक जो है वो पहुँचना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक जो है वो प्रॉफिट तक पहुँचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली जो है वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इनकम, ऐसी इनकम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही थी, तो मतलब वो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के अंदर है, द आंसर इज़ नो। और हमारे को कहाँ पहुँचना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक पहुँचना है, तो वो वहाँ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में नहीं है। तो क्या, कैसे हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में भी उस इनकम को डाल सकते हैं, ऐड कर देते हैं। एक बात आप समझ के चलो, जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो भी प्रॉफिट बनाते हैं, क्या लिखा है मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट। तो जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, तब हम बहुत सारी इनकम जो है वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह, ऐसे बहुत सारी इनकम जो है वो हम क्रेडिट करते हैं, आपको पता ही होगा। बट अगर मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करूं, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में जो है वो कॉस्ट शीट वगैरह के अंदर हम जो है वो इन इनकम को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कहीं पर भी हम उन इनकम्स को जो है वो क्या करते हैं, कहीं पर भी हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, आपने वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में जो है वो डाल रखा है, मतलब आपने क्रेडिट कर रखा है, और वो जो है वो प्रॉफिट को बढ़ रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट उन इनकम से, डिविडेंड की इनकम से, इंटरेस्ट की इनकम से। बट क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में है, द आंसर इज नो। वो कॉस्ट शीट में कहीं पे भी नहीं आती। हमने जो है वो कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी, वहाँ पर क्या हमने जो है वो कहीं पर भी ऐसी इनकम लिखी थी कहीं पे, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह, द आंसर इज नो। क्योंकि वो जो है वो कॉस्ट से रिलेशन में नहीं है, एंड मतलब वो हम ये मानते हैं कि वो जो है वो फाइनेंशियल आइटम्स हैं, एंड जो है वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो उन इनकम्स वगैरह को इग्नोर करता है, उनको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, हम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट है उसे मिलाना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से, तो हम क्या कर देंगे, उन इनकम्स को ऐड कर दो, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में थी एंड वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में नहीं है, तो क्या करोगे आप, जो है वो उसे ऐड कर दो। तो इसीलिए हमने जो है वो क्या कर दिया, उन इनकम्स को जो है वो ऐड आउट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ जो है वो क्रेडिट हो रखी है ना फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, एंड वो जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है वो मतलब वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं है, तो उसको क्या कर दो, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स को अगर आपको जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से जो है वो मैच करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही है उसको जो है वो आप ऐड आउट कर दो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में। तो अगर ऐसे कुछ प्रॉफिट्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही हैं, आपने जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में नहीं डाल रखे हैं, तो वो क्या कर दो, वो भी ऐड आउट कर दो।
ये भी जो है सेम रूल पर अप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर भी सेम रूल लग जाएगा जो मैंने इनकम के लिए समझाया है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, जो कि प्रॉफिट जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही हमने जो है वो क्या करे हुए हैं, क्रेडिट करे हुए हैं, तो उसे जो है वो सिंस वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में क्रेडिट नहीं हुआ हुआ है वो अमाउंट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में अगर आप वो भी क्रेडिट कर दोगे तो रीजन ऑफ डिफरेंस हट जाएगा एंड हम अपने जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब एक बात समझो, ऐसे कुछ जो है वो खर्चे होते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही होते हैं, जैसे प्रपोज डिविडेंड, जैसे कि लॉस बाय फायर, ऐसे कुछ जो है वो एक्सपेंसेस या फिर कुछ खर्चे होते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही को रिकॉग्नाइज करे जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो है वो क्या करते हैं, वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा, मैंने आपको सिखाया भी है कि वहाँ पर जो है कॉस्ट शीट वगैरह के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जाती, प्रपोज डिविडेंड, लॉस बाय फायर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुछ भी जो एक्सपेंसेस जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही हैं, या फिर कोई भी लॉसेज हैं जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही हैं, या फिर कुछ कोई भी अप्रोप्रिएशन है जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही हैं, जो कि मतलब डेबिट हो रखी है फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर एंड सिर्फ जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही डेबिट हो रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के अंदर उनको जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा जो है वो सिर्फ वहीं पर माइनस हुआ था फाइनेंशियल अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंट्स में जो है वो माइनस नहीं हुआ। अगर हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से भी जो है वो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट तक जो है वो नज़दीकी से पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से ही है, वो क्या कर दो, आप माइनस कर दो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली वो आप क्या कर दो, माइनस कर दो। कोई भी लॉसेज हैं जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से ही हैं एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, वो भी आप माइनस कर दो। और कोई भी अप्रोप्रिएशन जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से ही है वो भी आप माइनस कर दो। वो भी आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ये तीनों चीज़ें कौन सी है, डेबिट आइटम्स हैं, डेबिट आइटम्स हैं, जो कि मतलब जो है वो क्या हुई हुई है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेबिट हुई हुई हैं। और ये दोनों आइटम्स क्या थी, ये दोनों आइटम्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या हुई हुई हैं, क्रेडिट हुई हुई हैं, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या हुई हैं, क्रेडिट हुई हैं। तो इनको जो है वो हमने ऐड कर दिया एंड इनको जो है वो क्या है, ये वहाँ पर डेबिट हुई हुई हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो डेबिट कर देंगे, तो हम जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को मैच आउट कर पाएंगे। अब हम जो है वो, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ ऐसे नोशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही लिए जाते हैं। नोशनल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वगैरह आप कह सकते हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट वगैरह कह सकते हो, जो कि जो है वो सिर्फ जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही जो है वो होती है। तो अगर कोई ऐसे नोशनल एक्सपेंसेस हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही लिए गए हैं, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही लिए गए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिए गए हैं, तो आप क्या करो, बेस्ट है आप उन नोशनल एक्सपेंसेस को ऐड आउट कर दो। आप क्या करो, उन नोशनल एक्सपेंसेस को जो है वो, जो कि आपने जो है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही लिए हैं, वो आप उन्हें क्या कर दो, ऐड आउट कर दो। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही लिए हैं तो उन नोशनल एक्सपेंसेस को क्या कर दो, आप ऐड ऑन कर दो। ठीक है। अब एक बात समझो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह होती है ना, वहाँ पर कुछ नोशनल एक्सपेंसेस को भी क्या करा जाता है, बुक करा जाता है। जैसे कि अगर मैं खुद के ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं जो है वो खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो यूज़ करता हूँ एंड जैसे मेरे को जो है वो किसी चीज़ की नॉलेज है एंड मैंने जो है वो, मैं खुद ही जो है वो अपनी जो है वो एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने लग जाता हूँ एंड बाहर वालों को जो है वो, बाहर वालों की सर्विसेज नहीं लेता। अगर मेरे को जो है वो, मैं खुद, मेरे को आता था वो काम और मैंने जो खुद की सर्विसेज जो है वो यूज़ कर ली, लेकिन अगर मान लो मेरे को वो काम ना आता होता तो मुझे बाहर वालों की सर्विसेज लेनी पड़ती। ठीक है, अब वो लेनी पड़ती और मैंने नहीं ली, तो जो, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे को जो कॉस्ट इम्प्लिसिट है ना, जो नोशनल कॉस्ट है, जो कि हो सकती थी कि आपको बाहर वाले को पर्सन को रखना पड़ सकता था, या फिर ऐसे बहुत सारी जो भी कॉस्ट है, जो भी खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर जिसे आप बोल लो नोशनल एक्सपेंसेस है, नोशनल कॉस्ट है, उसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं कॉस्ट शीट के अंदर। हमने ये सीखा भी था कि नोशनल एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। अगर अब मैं बात करूं कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से मैच कर रहा हूं, मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही जो है वो डेबिट हो रखे हैं। कहने का मतलब कौन से खर्चे, नोशनल एक्सपेंसेस। तो अगर मुझे मैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे हम नोशनल एक्सपेंसेस को। क्वेश्चन ये आ जाता है, इसको ऐड बैक करने से क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। अब हम उन आइटम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं
जो कि फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के अंदर जो है वो आते हैं, वो आइटम्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब अगली एडजस्टमेंट को समझने से पहले एक एग्जांपल जो है वो आप समझ के चलो। देखो, मान लो आपने जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर आपने एक्सपेंसेस जो है वो कितने दिखा दिए, 1 लाख के एक्सपेंसेस दिखा दिए। एंड अगर मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करूं तो आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में जो एक्सपेंसेस दिखाए हैं वो कितने एक्सपेंसेस दिखाए हैं, 80,000 के। तो इसे आप जो है वो क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो कि आपने ओवर रिकवरी जो है वो कर ली है। ओवर रिकवरी जो है वो कर ली है एक्सपेंसेस की, किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने ओवर रिकवरी जो है वो कर ली है। या फिर जो है वो आप ये कह सकते हो कि ओवर चार्ज कर दिया है आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंसेस को, ओवर चार्ज जो है वो कर दिया है एक्सपेंसेस को। या फिर आप जो है वो कह सकते हो कि आपने ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि आपने 20,000 पे जो है वो ज़्यादा खर्चा लिख दिया है कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, ज़्यादा खर्चा जो है वो लिख दिया आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर। अब बात ये आ जाती है, ज़्यादा लिखने की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया है, ये ज़्यादा लिखने की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है, प्रॉफिट जो है वो मेरा कम हो गया है, प्रॉफिट जो है वो मेरा क्या हो गया, कम हो गया है। अब मैंने जो है वो क्या करा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मैंने क्या कर दिया है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स में मैंने क्या कर दिया है, खर्चे को ज़्यादा डाल दिया, मतलब एक्सपेंसेस को ज़्यादा डाल दिया, जिससे मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया है। अब मुझे जो है वो क्या करना है, कॉस्ट और फाइनेंशियल को जो है वो क्या करना है, मेरे को मैच करना है, जो कि हम चीज़ें जिसके लिए हम रिकन्सिलेशन बना ही रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने ओवर रिकवरी करी है, बताओ उसे ऐड करा जाएगा या माइनस करा जाएगा। द आंसर इज ओवर रिकवरी को ऐड करा जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अभी भी बढ़ा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, ओवर रिकवरी जो भी एक्सपेंसेस की करी है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ज़्यादा जो पैसा रिकवर कर लिया है, ज़्यादा एक्सपेंसेस की रिकवरी जो है वो कर दी है एंड प्रॉफिट पे ज़्यादा बर्डन जो है वो डाल दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, हम ओवर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग को ऐड कर देंगे। ओवर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड बैक करने के बाद मेरा जो है वो प्रॉफिट जो है वो सेम हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से भी जो है सेम हो जाएगा। अब ऐसे ही केस आप समझ सकते हो अंडर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस का। देखो, अंडर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो क्या हो गया है कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो 1 लाख दिखा दिया है, एंड जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो आपने क्या दिखाया है, 1,20,000। कहने का मतलब क्या है कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तभी आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को लिया है। तो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर क्या करा है, खर्चे को जो है वो कम जो है वो डाला है, कम रिकवरी करी है एक्सपेंसेस की। तो कम रिकवरी करने की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ है। अब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है एंड प्रॉफिट को ठीक करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को मैच करना है। एंड आपने अंडर रिकवरी करी हुई है एक्सपेंसेस की कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मतलब प्रॉफिट पे बर्डन कम डाला है, प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो वो घटा हुआ है। ठीक है, ये 20,000 जो है वो कहने को क्या क्या मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में 1 लाख भी कम हुआ हुआ है एंड 20,000 भी कम हुआ हुआ है, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या हुआ हुआ है, ओनली 1 लाख कम हुआ हुआ है, 20,000 कम हुआ हुआ है। तो अगर मेरे को फाइनेंशियल एंड कॉस्ट दोनों को मैच करना है, तो मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट मेरे पास है, उसके अंदर से मैं 20,000 और कम कर दूंगा, तो एक तरह से मैंने कितना जो है वो माइनस कर दिया है। एक तरह से मैंने कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर भी 1,20,000 माइनस हो जाएगा एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो ऑलरेडी जो है वो 1,20,000 माइनस था ही। तो अंडर रिकवरी जो भी एक्सपेंसेस की होती है, अंडर रिकवरी जो भी एक्सपेंसेस की होती है वो भी माइनस की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो भी अंडर रिकवरी है एक्सपेंसेस की, उसको भी क्या करा जाता है, माइनस जो है वो किया जाता है। आई होप आपको जो है वो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बात समझो, जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, वो भी आपका जो है वो कहाँ पर आता है, वो आपका डेबिट साइड पर आता है ओपनिंग स्टॉक। ये तो हमें पता ही है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट साइड आता है। तो जैसे एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे ही जो है वो ओपनिंग स्टॉक का सिमिलर लाइन पर ट्रीटमेंट होता है। आप जो है वो ओपनिंग स्टॉक का सेम पैरेलल लाइन पर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो सोच सकते हो। तो अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक का एक्सेस वैल्यूएशन, जैसे यहाँ पर जो है वो ओवर रिकवरी हुई थी एक्सपेंसेस की, तो हमने क्या करा था, ऐड करा था। सिमिलर लाइन पर आप ये सोच के चलो कि अगर हमने एक्सेस वैल्यूएशन जो है वो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एक्सेस में कर दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉफिट जो है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का कम हो गया या ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया उस केस में। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की तरफ जो है प्रॉफिट लेकर आने के लिए आप क्या कर दो, उस प्रॉफिट को, उस अमाउंट को ऐड कर दो। तो जो भी आपने एक्सेस वैल्यूएशन कर दिया
उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। तो आप क्या करो, वो ऐड कर दो, एक्सेस वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड जो भी अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन की वजह से, कम दिखाने की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हुआ, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो कम, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो जो है वो क्या है, वो तो क्या है, वो तो जो है वो ज़्यादा कम हो रखा है। तो हमारे को सिमिलर लाइंस पर लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हम जो है वो क्या कर देंगे, उतने अमाउंट से जो है वो माइनस कर देंगे। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड आता है। तो अगर उसका एक्सेस वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आ रहा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। तो क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला प्रॉफिट तो उतना कम ही है, वो तो कम ही बढ़ रहा है। तो हम जो है वो क्या कर देंगे, एक्सेस वैल्यूएशन को जो है वो माइनस कर देंगे, एक्सेस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड सिमिलर लाइंस पर हम जो है वो जो भी अंडर वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक का, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होगा, वो हम क्या कर देंगे, ऐड आउट कर देंगे। इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है हमारी, इसको बाद में हमारी पूरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है। अब एक बात समझो, कभी कभार क्वेश्चन जो है वो हमसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना पूछ के क्या पूछता है, वो हमसे जो है वो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है वो पूछता है। तो उस केस के अंदर भी सेम करते तो हम ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर हम जो है वो स्टेटमेंट ना बनाकर हम क्या बनाते हैं, हम जो है वो अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। वो हम सीख लेते हैं कि हम मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। वेट अ सेकेंड, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उसे हम जो है वो कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड पर, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो है वो हम कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में जो है वो लिख देंगे। इसके बाद जितनी भी जो है वो आइटम्स हैं जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिनको हमने ऐड करा था ना, प्लस करा था, वो सारी की सारी जो है वो कहाँ पर आ जाएंगी, क्रेडिट साइड आ जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है, प्रॉफिट के अंदर ऐड होंगी, एंड पॉजिटिव साइन है तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। बाय ऑल द आइटम्स, बाय ऑल द आइटम्स ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका कैसा साइन है, जिसका जो है वो पॉजिटिव साइन है, वो क्या कर दो आप, क्रेडिट साइड पर जो है वो लिख दो, उसे क्रेडिट साइड पर आप लिख दो। और जितनी भी आइटम जो भी नेगेटिव साइन वाली है वो कहाँ पर चली जाएंगी, डेबिट साइड पर चली जाएंगी। टू ऑल द आइटम्स ऑफ रिकंसिलिएशन, ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैविंग नेगेटिव साइन। एंड ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो आ जाता है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से जो है वो हमारा प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से ये क्या होगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, ये हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर जो है वो बन जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है, अगर मान लो प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो लिखा है ना, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यहाँ उसकी जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर टू लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। बाकी सारा ये है जो चीज़ें हैं वो तो सारी की सारी सेम ही रहेंगी, क्योंकि लॉस था, लेकिन एडजस्टमेंट तो वैसे ही है ना, कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डेबिट करे हुए हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो डेबिट नहीं है तो उन्हें हटाना पड़ेगा। ऐसे करके सेम जो है वो चीज़ें, बाकी एडजस्टमेंट जो है सेम रहेगी। लेकिन अगर लॉस अगर कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, एंड यहाँ पर लॉस आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। एंड अगर मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करूँ, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर लॉस है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो आपको बस इसको माइनस के नेगेटिव फिगर दिखा देना है, मतलब नेगेटिव साइन की तरह जो है वो दिखा देना है, क्योंकि स्टेटमेंट में हम नेगेटिव साइन के थ्रू जो है वो दिखा सकते हैं, लेकिन अकाउंट के अंदर जो है वो हम नेगेटिव फिगर नहीं दिखा सकते। तो आप ऐसा मत कर देना प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और नेगेटिव ऐसे लिख दिया ब्रैकेट्स में, नो, वो हम जो है वो नहीं कर सकते हैं। हमारे को ऐसे ही जो है वो अकाउंट बनाकर जो है वो दिखाना पड़ेगा, और लॉस है तो हम डेबिट साइड दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट द मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन जो है वो आता है वो प्रॉफिट का ही आता है, कि कॉस्ट अकाउंट्स एंड जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट दे रखा होगा। ऐसा बहुत ही रेयर क्वेश्चन जो है वो आप देखोगे कि जहाँ पर लॉस दे रखा है एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो दे रखा है, तो वहाँ पर यहाँ पे लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख दोगे एंड यहाँ पे लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लिख दोगे। ये दोनों चीज़ें जो है वो उस केस में नहीं आएंगी, क्योंकि लॉस है
तो क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है ना, प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस हो गया। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का तो एडजस्टमेंट जैसा पहले होता जा रहा है वैसे ही होता रहेगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ों के अंदर नहीं रहेगा डिफरेंस। क्योंकि लॉजिकली समझो ना, बात तो वही रही ना, एडजस्टमेंट तो उसके ऊपर यही रहा, लॉस या प्रॉफिट होने से क्या एडजस्टमेंट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, एडजस्टमेंट तो वैसे ही करी जाएंगी। सो यहाँ पर हमारा ये रिकन्सिलेशन वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से खत्म हो जाता है, जहाँ पर हमने जो है वो रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से जो है वो रिकन्सिलेशन जो है वो अच्छे से सीख लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।